देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेलों को निरूपित कैसे किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है। इसके दो कंडीशन बनते हैं, जिसमें देखें पहला कंडीशन क्या होता है कि ये जो बर्तन है एक ही है और इसमें बीच में पोरस पार्ट लगा होता है और उसके बाद एक साइड में जिंक सल्फेट का और दूसरे साइड में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है और इसमें जिंक का राड, इसमें कॉपर का राड, दोनों को वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं। इसमें जब जिंक एनोड और कॉपर जो है कैथोड का कार्य करता है, यानी दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये पहला कंडीशन है। और इस पहला कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब उसके बाद इसको लिखने का ये तरीका देखें। हमेशा जो है दाईं ओर जो होता है राइट साइड में कैथोड और बाईं साइड में एनोड। लेकिन अगर कोई समीकरण कहीं दे दे तब हम क्या करते हैं, तब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जाते हैं और दोनों एलिमेंट का कंपेयर करते हैं। तो जो नीचे की धातु होती है वह हमेशा कैथोड का कार्य करेगी और ऊपर की जो धातु होती है वो एनोड की। इसका मतलब ऊपर की धातु को हम एनोड मानते हैं और उसको हम क्या करते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, और जो नीचे की धातु होगी उसको प्लेट मानेंगे, कैथोड प्लेट मानेंगे और उसको हमेशा हम दाईं ओर लिखते हैं। तो यहाँ से लिखने का एक तरीका है। तो देखें सबसे पहले जिसका इलेक्ट्रोड बना होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा जेडीएम हो जाएगा, लाइन खींच देते हैं। अब जिस विलयन में डुबाया गया है कौन से उसमें 60 का आयन बनेगा तो उसको लिखते हैं। तो यह जेडीएन पर +2 चार्ज हो जाता है और इसकी सांद्रता हम इसको C1 मानते हैं और इसकी सांद्रता C2 मान लेते हैं। यहाँ पर देखें ये सांद्रता C1 है और ये C2 है, तो इसके बाद यह सांद्रता हो जाएगा C1। अब इसके बाद यहाँ सिंगल लाइन खींचते हैं। अब इसके बाद जो दूसरे पार्ट में विलयन है जो कैथोड का है उसके जो साल्ट है उसमें उसकी आयन को लिखते हैं और इसकी कंसंट्रेशन कितना माना गया है C2 लिख देते हैं। फिर उसके बाद एक सिंगल लाइन लिखते हैं और जिसका इलेक्ट्रोड बना है उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यह कॉपर हो जाता है। तो ये जो है पहला कंडीशन का जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है, हम इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। एक बार और देखें, यह एक ही बर्तन है, बीच में पोरस पार्ट लगा हुआ है, प्लेट लगा होता है जिससे आयन एक दूसरे से इस पार से उस पार जा सकें। और पहले में हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट का विलयन भर देते हैं और दूसरे में कॉपर सल्फेट। पहले में जिंक का राड होता है जो एनोड का कार्य करता है और दूसरे में देखेंगे कॉपर का प्लेट रख देते हैं जो कैथोड का कार्य करता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो होता है जो लेफ्ट साइड में है उसको लिखते हैं, राइट साइड को राइट साइड में लिखते हैं। अगर इस समीकरण के रूप में दे दिया गया है और हमें क्लियर नहीं है कि कौन किधर है, तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में जाते हैं और नीचे की धातुएं हमेशा कैथोड का कार्य करती हैं और ऊपर की धातुएं जो होती हैं वो एनोड का कार्य करती हैं। तो इस तरह से हम पहले सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर देखें, अगर सेल यहाँ से देखें विलयन दो अलग अलग बर्तन में है और उसके बाद पहले जो है यह एनोड का कार्य कर रहा है, यहाँ से देखेंगे ये एनोड है और दूसरा जो है कैथोड है। और इसके बाद एक नली से जुड़ा है जिसको यहाँ देखें लिखा गया है साल्ट ब्रिज बोलते हैं। साल्ट ब्रिज दोनों साल्ट को जो जोड़ता है उसे साल्ट ब्रिज कहते हैं। ये नली होती है जिसके अंदर K2SO4 का विलयन भरा होता है और इसके इंड पॉइंट पर जो है पोरस प्लग लगा होता है जिससे आयन जो है इस पार से उस पार जा सकते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, दोनों में पहले में जो है जिंक सल्फेट का विलयन है, जिंक का राड रखते हैं जो एनोड का काम करता है। दूसरे में जो है कॉपर सल्फेट का विलयन होता है जिसमें कॉपर की प्लेट रखते हैं, वो कैथोड का काम करता है। दोनों को जोड़ देते हैं। धारा का प्रवाह हमेशा कैथोड से एनोड की ओर होती है। और जब दो अलग अलग सॉल्यूशन को साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ा जाता है तो उस सेल को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जेडीएन हो गया, पहले जिसका प्लेट है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आप देखें अब उसमें जो विलयन है उसका आयन लिखेंगे तो जेडीएन पर +2 चार्ज हो जाता है
और कंसंट्रेशन, पहले का कंसंट्रेशन C1 और दूसरे का C2 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया C1 हो गया, और यहाँ से देखें डबल हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ अब इसके बाद देखें ये पहला विलयन जो हो गया उसका आयन और कंसंट्रेशन हो गया साल्ट का, और ये हो गया प्लेट। अब इसके बाद इसमें डबल लाइन लगा देते हैं, और यहाँ से देखें Cu+2 चार्ज, कंसंट्रेशन C2 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, Cu होता। इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे कंडीशन में जब दो 60 ब्रिज से जोड़ा जाता है तो उस समय क्या करते हैं, हम बीच में डबल लाइन लगाते हैं। डबल लाइन होगी, और जब डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है तो उस कंडीशन में हम सिंगल लाइन लगाते हैं। तो ये दोनों सेलों का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब इसके बाद इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा, फिर आगे देखें हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और इन दोनों का मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू दी गई है, और ये 8 तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं। बुकों में आपको 1 या 2 कोई पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में इन सभी कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे आपको हम बताने चल रहे हैं। तो एक एक करके देखें। तो सबसे पहले आता है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनोड, कैथोड, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। इस सेल में देखें तो सेल में आप पाएंगे हमेशा दाईं ओर कैथोड होता है और बाईं ओर क्या, एनोड। यहाँ से आप देखें ये 2 पार्ट बनते हैं, या एनोड होगा और ये क्या होगा, कैथोड। इसका मतलब यह है कि जो सिल्वर प्लेट होगा वो कैथोड का कार्य करेगा, और जिंक जो प्लेट होगा वो एनोड का है। लेकिन अगर मान लीजिए समीकरण के रूप में दिया है, तब आप जाइए विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और उसमें देखिए कि कौन नीचे है कौन ऊपर। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखेंगे Zn ऊपर होता है और Ag जो है नीचे होता है। तो जो नीचे होगा वो कैथोड का काम करेगा, यहाँ से देखें ये कैथोड का कार्य करेगा, और जो ऊपर होगा वो एनोड का काम करेगा। और एक बात और ध्यान देंगे, एक गैल्वानिक सेल है, और गैल्वानिक सेल में एनोड जो होता है वो नेगेटिव प्लेट होती है। तो ये जो है नेगेटिव प्लेट का काम करेगा, अर्थात ऋण ध्रुव जो होगा, जिंक जो प्लेट है वो काम करेगा। एनोड जो होगा यानी जिंक का प्लेट ऋण ध्रुव का काम करेगा, और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव प्लेट का काम करेगा। यहाँ से देखें ये पॉजिटिव प्लेट। तो इस तरह से पहला चीज क्लियर हो जाए, समीकरण दिया रहे या कोई कंडीशन देखें, सेल दिया है तो सेल में कैथोड हमेशा दाईं ओर और एनोड जो है बाईं ओर रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है। अगर समीकरण दिया है नहीं क्लियर हो पा रहा है तो हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाएं, तो सिल्वर का स्थान नीचे, जिंक का स्थान ऊपर है। ऊपर वाला हमेशा एनोड और नीचे वाला कैथोड का कार्य करेगा। और ये गैल्वानिक सेल है, इसलिए एनोड हमेशा नेगेटिव प्लेट होता है और कैथोड जो है पॉजिटिव होता है। अर्थात इसमें जिंक प्लेट नेगेटिव प्लेट ऋण ध्रुव का काम करेगा, और सिल्वर जो होता है धन ध्रुव का कार्य करेगा। जिंक प्लेट एनोड और सिल्वर प्लेट जो है कैथोड का कार्य करेगा। और इसकी सहायता से हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनोड, कैथोड, नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको मालूम है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा जो होता है रिडक्शन होता है। तो सबसे पहले यहाँ से देखें आयटे एनोड, इसको हम बोलते हैं एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। ये हो जाएगा, यहाँ से देखें ये Zn है, ये क्या करता है, Zn पर +2 चार्ज, अब +2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो ये एनोड पर होने वाली अभिक्रिया हो गई। दूसरा देखें आयटे कैथोड। कैथोड कौन सा कार्य करता है, तो सिल्वर प्लेट कार्य करता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें Ag हो गया और प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, Ag में बदल जाता है, और यह हो जाता है यहाँ से रिडक्शन। तो ये कैथोड एनोड पर होने वाली क्रिया हो गई। ये क्या हो गया, कैथोड पर होने वाली क्रिया। इस तरह से सेल द्वारा हम ये दोनों क्रिया को क्लियर कर लेते हैं।
अब यहाँ से देखें सेल रिएक्शन, तो सेल बनता कैसे है, तो यहाँ से देखें ये भी अर्ध सेल है, ये भी अर्ध सेल है, और दोनों को मिला देंगे तो कंप्लीट सेल हो जाएगा। तो एनोड पर क्रिया, कैथोड पर क्रिया, दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है और यहाँ से बन जाता है Zn प्लस 2Ag आयन गिव्स आउट क्या हो जाएगा Zn पर +2 चार्ज और प्लस हो जाएगा 2Ag। तो इस तरह से ये सेल रिएक्शन इसको कहा जाता है। तो सेल रिएक्शन का मतलब सेल में होने वाली अभिक्रिया, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं सेल रिएक्शन। अब अगला टॉपिक हम लोग देखें क्विटेंट क्यों होता है, क्यों कैसे निकालते हैं। तो सपोज कीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो हम साम्य स्थिरांक के लिए जब गणना करते हैं तो प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट नीचे होता है। तो यहाँ से हम क्यू निकालते हैं, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू बराबर हो जाएगा एक्टिव मास Zn आयन इंटू एक्टिव मास Ag का होल स्क्वायर, अपान हो जाएगा एक्टिव मास Zn इंटू एक्टिव मास Ag आयन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप पाएंगे इसको हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1 और ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 2। तो ये चौथा पॉइंट जो है एनोड पर क्रिया, ये कैथोड पर क्रिया, ये सेल अभिक्रिया और ये क्विटेंट क्यू का मान ज्ञात हो गया। ध्यान दें, अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 का मान। तो आपको मालूम है E0 बराबर होता कितना है, यह होता है E0, यहाँ से हो जाएगा कैथोड, कैथोड और माइनस हो जाएगा E0 एनोड। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से E0 हो जाएगा, कैथोड कौन सा काम कर रहा है, सिल्वर प्लेट, यहाँ से हो जाएगा E0 Ag आयन और Ag हो गया, अब माइनस हो जाएगा E0 जो होता है Zn और उसके बाद यहाँ Zn आयन और Zn वैल्यू रख देते हैं। तो E0 इसका मान कितना है, तो प्लस होता है 0.80 माइनस और माइनस पुनः माइनस 0.676, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और E0 प्लस में आता है 1.56 वोल्ट हो गया। अतः सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कितना हो गया, 1.56 वोल्ट। क्या निकालेंगे, जो सेल का EMF ऑफ द सेल दिया जाता है या सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं या सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मान, तो इसके लिए फार्मूला देखें क्या होता है, या E बराबर होता है E0 माइनस 2.303 R इंटू टी अपान N इंटू F log बेस 10 और यहाँ Q होता है। अब इन सभी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो देखें क्या क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से हो जाएगा E0 या यहीं से देखें थोड़ा सा और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या हो जाएगा E0 माइनस, ये पूरा हल करके देखा गया था तो आया था 0.0591 आया पान N और लाख यहाँ बेस 10 हो जाएगा। अब Q के जगह पर वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से Zn पर +2 चार्ज, एक्टिव मास Ag का स्क्वायर अपान एक्टिव मास Zn और एक्टिव मास Ag आयन का होल स्क्वायर। अब आगे हम इसको और बढ़ा रहे हैं, देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से E हो गया, E0 का मान कितना है तो 1.56। एक बात का और ध्यान दें, यहाँ देखें अगर E0 का मान पॉजिटिव आता है तभी क्रिया संभव होगी। भी पूछा जाता है कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, तो अगर E0 का मान पॉजिटिव आता है तो क्रिया संभव है, अगर ये निगेटिव आता है तो क्रिया संभव नहीं है। तो चलो देखें, तो यहाँ हो गया
ये रख दिया गया, माइनस कितना हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 0.0591 और अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 2, और यहाँ से हो जाएगा log base 10। अब वैल्यू रखिए, यहाँ पर आप देखें Zn आयन का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, यहाँ हो जाएगा 0.1 और इंटू हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा, अपान पुनः 1 इसका भी मान और पूरे कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से देखें पुनः E बराबर हो जाएगा 1.56 माइनस 0.0591 अपान 2 इंटू, अब आप देखें यहाँ से 1 आ गया, 1 क्यों होता है तो कोई भी यहाँ पर आप पाएंगे एक्टिव मास Ag ठोस अवस्था में है और ये भी एक्टिव मास Zn भी ठोस अवस्था में है और इसका मान 1 होता है। ते रख दिया। अब आप देखें यहाँ से बचता क्या है, ये हो जाएगा यहाँ देखें log हो जाएगा और log ऊपर हो जाएगा 0.1 और नीचे हो जाएगा 0.1 और गुणे 0.1, एक तो कट गया, ये बचा, इसको लिख सकते हैं ऊपर जाकर 10 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 होगा और log 10 का मान कितना हो जाएगा 1, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। E बराबर कितना हो जाएगा 1.56 माइनस 0.0591 अपान 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त होता है तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, सॉल्व करें यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू देखेंगे यहाँ से ये हो जाएगा, इसमें सॉल्व करेंगे ये पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाता है 1.53, ये हो जाएगा वोल्ट, अर्थात सेल का मानक सेल का जो है इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वह 1.53 वोल्ट प्राप्त हो गया। ये छठा कंडीशन भी आपको मिल गया। अब इसके बाद ध्यान दें, अब इसमें ये पूछता है कि साम्य स्थिरांक Kc का मान कैसे निकलेगा, तो साम्य स्थिरांक Kc क्या होता है, तो अगला हम पॉइंट हल करेंगे एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है देखें तो E का मान जो है वह 0 हो जाता है और जो Q था वही किसके बराबर हो जाता है, Kc के बराबर हो जाता है। तब देखें हमारा नष्ट समीकरण क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से देखें E बराबर होता है E नॉट माइनस 0.0591 अपान n और log क्या था यहाँ बेस 10 और यहाँ Q था। जब ये दोनों पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा E नॉट और माइनस हो जाएगा यहाँ से 0.0591 अपान n और यहाँ से हो जाएगा log बेस 10 Kc। अब इसके बाद देखें इसको इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ से log Kc का मान देखें कैसे निकालेंगे, तो log बेस 10 क्या Kc बराबर यह हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n E नॉट अपान हो जाएगा 0.0591, वैल्यू रखें कई इलेक्ट्रॉन अब क्रिया में भाग ले रहे हैं 2, यहाँ से 2 हो जाएगा, E नॉट की वैल्यू कितनी है 1.56, अब बटे यहाँ कितना है 0 पॉइंट हो जाएगा कितना 0.591। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखें इसका आंसर कितना आता है, तो ये हल करने पर 52.79 प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें Kc का मान निकालना है तो एंटी लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ से नीचे लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। जब एंटी लॉग लेंगे तो इसका तरीका है देखें, इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, इसका पावर बना देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है
यहाँ से देखें Kc बराबर हो जाएगा 1.6 सॉरी इसमें आएगा इसकी वैल्यू 6.1 इंटू 10 टू द पावर 52। तो ये आपका मिल गया किसकी वैल्यू, Kc की। क्लियर। अब आप देखें इस प्रश्न में लास्ट टॉपिक पूछा जाता है सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य। तो यहाँ से आप देखें फार्मूला होता है मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन कितना हो जाएगा, यह बराबर होता है -NFE0। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो अब क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। F फैराडे कांस्टेंट होता है, ये हो गया 96,500 और E का मान आया है यहाँ से देखें 1.56। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये देखें इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आता है 80, क्या हो जाएगा, जो। अब इसको किलो में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यह बराबर हो जाता है 301 और पॉइंट हो जाएगा 08 किलो जूल। तो ये हो गया मैक्सिमम वर्क डन W का मान। और इस तरह से सारे आंसर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था सेलों का रिप्रेजेंटेशन और उससे संबंधित गणनाएं।